नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें हम आज जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, यह अधिगम के लिए आकलन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसका फर्स्ट टॉपिक है मापन। मापन क्या होता है और मेजरमेंट पे ही ये यूनिट है, ठीक है ना। सो मेजरमेंट यहाँ पे चलेगा। मापन एक निरपेक्ष शब्द है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या क्या है, मापन किस लिए हम करते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ चीज़ों को हम मापते हैं या बहुत सारी चीज़ें, अगर आप कपड़े ही अपने सिलवाने जाते हैं या फिर ख़रीदते हैं तो हर जगह आप क्या एक मेजरमेंट करके अगर मॉल से ख़रीदते हैं तो नंबर के थ्रू परचेज़ करते हैं, है ना, स्मॉल वगैरह ये सब, ठीक है। उनका फिक्स एक माप है। या फिर आप टेलर के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी वो माप लेता है, या सड़क पे आप जा रहे हैं कितने किलोमीटर है, ये भी एक माप है। तो माप से जो है ना आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे पढ़नी है और ये देखना है कि इसका अर्थ क्या है और किन किन लोगों ने क्या क्या बोला है, ठीक है। तो मापन जो है प्रदत्तों का अंकों में वर्णन करता है। प्रदत्त मतलब दी गई कोई भी चीज़। सपोज करो मुझे कोई बोल दिया कि ये जो सड़क है ये कितनी लंबी है बताओ, ठीक है। तो आप कुछ अंक देंगे कि भाई 100 मीटर की है, 200 मीटर की है, 150 मीटर की है, एक अंक आप दे देंगे, ठीक है। तो प्रदत्त है सड़क और मापन की इकाई यहाँ पे अंक है जो आपने दे दी, और यूनिट जिसमें भी होगी, मीटर में, किलोमीटर में, जो भी है, ठीक है। तो थर्ड नाइक ने क्या बोला है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, जो जरा एग्जिस्ट करती है, किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसकी नाप, गुण, धर्म, कुछ दोष कुछ भी होंगे जिसके थ्रू हम उसको पहचानेंगे, है ना, कि चाय बहुत गर्म है, इस टाइप से। तो ये भी एक मापन हुआ। वो टाइप्स ऑफ मापन में हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टीवेंस ने क्या कहा कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किन्हीं भी निश्चित जो फिक्स कर दिए गए नियम, हमने सड़क की लंबाई हम किलोमीटर में नापते हैं, फिक्स हो गया। मीटर में भी नाप सकते हैं, ये भी फिक्स है। कोई और अलग से यूनिट आप नहीं लेके आ सकते, है ना, कुछ भी अलग नाम देके कि नहीं मैं तो जी इसको जो है लीटर में नापूंगा सड़क को, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो कोई निश्चित स्वीकृत स्वीकृत मतलब सबने मान लिया, उन नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मापन, अकॉर्डिंग टू स्टीवेंस, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन पे चलते हैं और देखते हैं इसकी और परिभाषाएं। नेक्स्ट आता है जी.सी. हेल्मस्टेटर, है ना, हेल्मस्टेडटर के शब्दों में मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। अंक प्रदान करना है, ठीक है, जो कि स्टीवेंस ने बता दिया। तो स्टीवेंस और हेल्मस्टेटर की ये जो दो परिभाषाएं हैं ये आपको जरूरी याद रखनी है, आगे तक आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है दोनों ने, ठीक है। अब कैंपबेल की परिभाषा देखते हैं कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है, ठीक है ना। ब्रेकफील्ड, मोरडॉक, दो हैं ये, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बोला है कि मापन प्रक्रिया में किसी घटना अथवा तथ्य के विभिन्न आयामों के लिए, आयाम मतलब डायमेंशन, प्रतीक निश्चित किए गए हैं। प्रतीक मतलब कोई सिंबल, जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके, ठीक है ना। अब प्रस्तुत विवरण के आधार पर कहा जा सकता है, जो ऊपर विवरण दिया गया है, कि मापन वस्तुओं को किस श्रेणी को प्रदर्शित करता है ना। हम बता सकते हैं यूनिट को देख के, भाई किलोमीटर में है तो लेंथ होगी, है ना, लीटर में है तो कोई तरल हम नाप रहे हैं, है ना, वॉल्यूम होगी, लीटर में है तो, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। और किलोग्राम में है तो किस चीज़ का भार होगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि कोई 165 kg किलोग्राम, और इससे कोई ये समझेगा कि इतनी इतनी भाई लंबी सड़क है, बहुत लंबी सड़क है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो वर्गीकृत कर दिया गया चीज़ों को, ठीक है ना। मापन के प्रतीक, सिंबल्स, ठीक है। तो सिंबल होते हैं यूनिट, जैसे कि किलोग्राम हुआ, जैसे कि मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, डेकामीटर हुआ, हेक्टामीटर हुआ, यूनिट जिनको बोलते हैं, ये हो गए प्रतीक। मापन के आयाम, ठीक है, उसके अवयव कौन से हैं, गुण क्या हैं, ठीक है, किस आपको दशाओं में कैसे मिलती है वो चीज़ या वो प्रदत्त, उनको बोल देते हैं, ठीक है ना। किसी की लंबाई, भार, इस टाइप से ये आयाम हो गए कि कहाँ कहाँ पे आप कैसे जो है माप सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं मापन के स्तर, ठीक है, या फिर कितने प्रकार के होते हैं ये मापन, किस टाइप से हम माप सकते हैं। लेवल्स ऑफ स्केल और मेजरमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, मापन के स्तर या मापनियाँ। सो एस स्टीवेंस यहाँ पे चल रहा है ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट, इनकी एक बुक थी। इसमें इन्होंने क्या किया कि मापन के जो है ना 4 स्तर बताए। कौन सा, नामित स्तर या मापनी कह लो, मापनी सबको बोला गया है, ठीक है, या मापनी, ये मतलब मापनी वर्ड सबके लिए है, ठीक है। नामित स्तर को नॉमिनल लेवल बोला गया है या नॉमिनल स्केल। क्रमिक स्तर,
ऑर्डिनल लेवल, ठीक है ना, अंतराल स्तर इंटरवल लेवल, और अनुपात स्तर रेशियो लेवल, ठीक है। सो नामित स्तर को देखते हैं सबसे पहले कि नामित स्तर क्या है। गिलफोर्ड ने लिखा है कि नामित स्केल के मापन में हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे शाब्दिक या वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं का किसी विशेषता के आधार पर कुछ समूह में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक समूह को एक नाम, संख्या या कोई कोड या चिन्ह दे दिया जाता है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, नामित स्तर या नॉमिनल लेवल को कैसे हमें समझना है, एक बार में ही आपको आ जाएगा। कि जैसे कि क्लास में आप पढ़े होंगे, कहीं आपने देखा होगा, अब तो कोएड चल के को एजुकेशन हो गए, कोई कहीं भी बैठे, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जो है ऐसा था कि लड़कियां, या अभी भी ऐसा होता है, आप आरएसएस वाले स्कूल में जाओ, विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में, वहाँ पे आपको मिलेगा लड़कियां एक साइड बैठेंगी, लड़के दूसरी साइड बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिंग के आधार पर आप जो है ना वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है, ये गर्ल्स सेक्शन है, ये बॉयज़ सेक्शन है। तो ये है आपका नामित स्तर की, किसी को नाम दे दिया आपने, कोड दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। या फिर ये इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, ये टीचर हैं, ठीक है ना, इस टाइप से जो है बांटना, इसको बोलते हैं नामित स्तर, कि बस नाम दे दिया गया है और उसके नाम से ही हम समझ जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रमिक स्तर। क्रमिक स्तर में ऐसा होता है, व्यक्तियों को किसी गुण की मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। निम्नतम, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं भाई कि एक कक्षा है और कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हमने उनको कैसे बैठा दिया, उनके परसेंटेज के आधार पर, ठीक है, कि भाई हाईएस्ट परसेंटेज वाला जो है ना सीट नंबर 1 से शुरू होगा आगे से, और जो मतलब परसेंटेज डाउन होती चली जाएगी वो लोग पीछे 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 बैठते चले जाएंगे, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस टाइप से हमने उनको श्रेणीगत कर दिया या सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रमिक स्तर या फिर मापनी, ठीक है, योग्यता के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंतराल स्तर या मापनी। इसमें जो है इंटरवल लेवल में, जैसे कि आपकी स्केल हो गई, जैसे कि आपका थर्मामीटर हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब एक स्केल है मेन, उस पर ऐसे सेक्शंस डिवाइड हैं जो उचित और फिक्स, एक दूसरे से फिक्स दूरी पे है। जैसे कि आप स्केल देखते हैं, उसमें क्या है, सेंटीमीटर्स है, ठीक है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, किन्हीं भी दो के बीच की दूरी आप चेक कर ले, इक्वल होगी। अब 5 से 4, मतलब सॉरी 5 से 6 या 4 से 5, ठीक है, इनके बीच की दूरी आप चेक करें, और फिर आप जो है ना 10 से 11 के बीच की भी दूरी चेक करें, या फिर 6 से 7 के बीच की दूरी चेक करें, सबकी जो डिस्टेंस आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। सो इस टाइप से ये एक स्केल है जो इस टाइप से बटी होती है, और इसका कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता, कहीं से भी आप माप सकते हैं, किसी को भी आप 1 मान लो, किसी को भी आप 0 मान लो, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे ये है अंतराल स्तर या मापनी। और फोर्थ और लास्ट आता है आपका अनुपात स्तर। अनुपात स्तर में हम क्या करेंगे कि जैसे कि रेशियो निकालना, ठीक है, एक इसका जो है एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, उससे रेशियो कोई भी निकाल लिया कि हाँ भैया ये इसका 4 गुना है, ये इसका 10 गुना है, ठीक है, इस टाइप से। जैसे कि हम देखते हैं ना कि भाई सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,33,000 या मतलब 3,33,00,000 कुछ ऐसा ही है, ठीक है, इतने गुना ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। सो ऐसे मतलब गुना भाग आदि का प्रयोग किया जाता है, या इसका ये इतना भाग है, ये इतनी गुना है, इस टाइप से यहाँ पे अनुपात स्तर है, ठीक है ना। सो ये थे आपके 4 जो है मापनी जो मैंने आपको बताई, और मापन का अर्थ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2017 में ये पूछा गया कि मूल्यांकन होता क्या है, ठीक है। इवैल्यूएशन भी इसको बोलते हैं, कि आपने बहुत सुना होगा कि ये टीचर इवैल्यूएशन करने के लिए जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने इनको बुलाया है इवैल्यूएशन के लिए, या फिर इवैल्यूएशन चल रहा है, ठीक है, तो वो मूल्यांकन बोला जाता है। अब यहाँ पे मापन और मूल्यांकन दो अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है, देखने सुनने में सिमिलर सी लगती हैं लेकिन डिफरेंस है, अभी डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन पहले हम मूल्यांकन को समझते हैं कि मूल्यांकन क्या है। मापन हमने देख लिया, मापन के स्तर हमने देख लिए, अब मूल्यांकन को देखते हैं। मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना एक मूल्य जमा अंकन, ठीक है, व्यक्ति अथवा वस्तु के मूल्य को आंकना, ठीक है, जो उसके गुणधर्म हैं, विशेषताएं हैं, अवगुण हैं, जो भी हैं, गुण हैं चाहे अवगुण हैं, उनको कोई अंक प्रदान करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मूल्यांकन, ठीक है ना। तो ये क्या है कि व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण है। मात्रात्मक है होता है क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक होता है क्वालिटेटिव। मात्रात्मक क्वांटिटी वाइज की कितना है, ठीक है ना। अगर हम बोलें कि सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि चाय बहुत गर्म है ना, या
आइस क्यूब हमने हाथ में ले लिया है, ओ ये तो बर्फ़ बहुत ठंडा है, या फिर पानी बहुत ठंडा है, इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो बहुत में हम यहाँ पे आता है कितना, तो ये आ गई मात्रा, है ना। और गुणात्मक में ये है कि पानी ठंडा है, ये उसका गुण है कि नहीं, विशेषता है या जो भी है, ठीक है ना। व्यक्ति की उपलब्धियों व योग्यताओं का मूल्य निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद होता है। अब ऐसा नहीं कि मूल्यांकन आप एक टेस्ट लेके कर दोगे, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ें जांच परखने के बाद आप मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। तो मूल्यांकन के अंतर्गत विषय वस्तु व उपलब्धि के साथ ही रुचि, विचार, दृष्टिकोण, कार्य प्रणाली, व्यक्तिगत सामाजिक अनुकूलन, चिंतन और प्रविधियां आदि ये सब सम्मिलित है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करते हैं, और मूल्यांकन के अंतर्गत जो है अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उद्देश्यों की पूर्ति में ये जो तथ्य हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने भी प्रविधि अपनाई है, ये कहाँ तक जो है सहायक हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक ये तो हो गया मूल्यांकन की बात, अब बात करते हैं शैक्षिक मूल्यांकन, एजुकेशनल इवैल्यूएशन। सो एजुकेशनल इवैल्यूएशन जो है, ये क्या करते हैं कि बच्चों में जो अपेक्षित है, जो हम चाह रहे हैं, वैसा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ठीक है। तो उसको व्यवहार में परिवर्तन कितना आया कि नहीं आया, इसको हम कैसे नापेंगे, तो किस प्रक्रिया के थ्रू हम इसको नापेंगे, उसको मूल्यांकन हम कहेंगे कि हाँ भाई मूल्यांकन कर लो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ चेंज आया, बच्चे ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। अब परिवर्तन हो सकते हैं 3 प्रकार के जो इसके अंतर्गत दिए हैं। जन्मजात परिवर्तन उसकी अक्षमताओं में, दूसरा अज्ञान से ज्ञान की तरफ परिवर्तन, कि पहले अज्ञानी था अब ज्ञानवान कितना हुआ, कितना इसने सीखा, ठीक है ना। अभिप्रेरणा से आदर्शों में परिवर्तन, ठीक है। ये तीनों प्रकार के परिवर्तन समुचित रूप से करने के लिए मूल्यांकन का सहारा लेना अति आवश्यक है, ठीक है ना। अब मूल्यांकन में जो है ना, सारी पद्धतियों को जो है ध्यान में रखा जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है कि हाँ भैया रिजल्ट एंड में क्या आया। तो टारगर्सन और एडम्स पे देखते हैं कि इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टारगर्सन और एडम्स और डांडेकर, ठीक है। इन दोनों को तीनों को याद रखना है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बोला है, टारगर्सन और एडम्स का देखते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। मतलब ये है कि बच्चे ने कितना सीखा उसको मूल्य दे दो, ठीक है, उसको अंक प्रदान कर दो, जिससे कि किसी को भी देखने वाले को, जैसे हम रिजल्ट देखते हैं तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि हाँ भैया इसने कितना सीखा था, ठीक है ना। अब ये कह रहे कि भाई शिक्षण प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु है बालक है, क्योंकि अभी व्यवहार में परिवर्तन किसके लाना है, ये जो स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, टीचर वगैरह, पाठ्यक्रम वगैरह सब चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, बच्चों के लिए चल रहा है, ठीक है, उन्हीं को सिखाना है, तो वो केंद्र बिंदु है। तो ये कहते हैं कि जैसा बालक है, उसकी रुचि है या उसकी पकड़ है चीज़ों पे कि एक बार में समझ जाता है, 10 बार में समझता है, उसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए ताकि व्यवहार परिवर्तन तेजी से हो सके। अब क्विलेन और हन्ना, ठीक है, कोई ज़्यादा इनका है नहीं वैसे तो, फिर भी देख लीजिए, विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। अब देखते हैं डांडेकर। डांडेकर का विचार है कि शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित है, और उन्होंने कहा है कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। मैंने बताया जैसे कि आपको कि बहुत सारे यहाँ पे हम टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद उन सब का जो कंक्लूजन आता है दैट इज़ कॉल्ड मूल्यांकन, ठीक है। सो प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। यही बात चल रही है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो प्रथम उद्देश्य है यहाँ पे छात्रों का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण ऐसे ही होता है ना भाई, परसेंटेज के आधार पे। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्ग निर्देशन या मार्गदर्शन उनका करना है। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में उचित संशोधन हमें करना है कि भाई अगर नहीं चल पा रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम को चेंज करेंगे अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों में अधिगम मतलब लर्निंग की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है कि कितना उन्होंने सीखा, है ना। इसमें शिक्षकों की कुशलता और उनकी सफलता का भी मापन किया जाता है। छात्रों की दुर्बलताओं एवं योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच भी हो जाती है। मूल्यांकन का प्रयोग अनुदेशन इंस्ट्रक्शन की प्रभावशीलता ज्ञात करने और उसके अनुरूप अपनी क्रियाओं के प्लानिंग नियोजन जिसको बोलते हैं करने में किया जाता है।
मूल्यांकन एक मुख्य उद्देश्य है, मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि समस्याओं को सुलझाना, ठीक है? समस्याओं को सुलझाना एवं उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान करना है और इसकी जानकारी प्रदान करना है कि छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है, ठीक है? तो ये इनके उद्देश्य हो गए, इनको आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया, ये ट्राइपोलर है, जैसा कि आप इसके फोटो से देख रहे हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव जो है और व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT 1960 के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन कौन से? शिक्षण उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। इन तीनों बिंदुओं में क्या ना आपस में घनिष्ठ संबंध है, जो कि ये चित्र आपको दिखाई रहा है, ठीक है ना? अब उद्देश्यों का निर्धारण, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण में उनकी परिभाषा और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना है और उनकी परिभाषा, ठीक है? ये बच्चों के लिए है कि भैया उद्देश्य जो है इसके मूल्यांकन के क्या क्या होने चाहिए, सामान्य कौन से हैं, विशिष्ट कौन से हैं और कितना परिवर्तन व्यवहार में किस टाइप से लाना है, अधिगम को कितना और सुगम सुलभ रुचिपूर्ण भावपूर्ण बनाना है, ठीक है? अधिगम के अनुभवों को प्रदान करना। अब हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पे उनका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन भी करना है, ताकि अब हम मान लिया हमने पेपर में तो सब कुछ लिख दिया कि फाइल बना दी, ये हम करेंगे, करा हमने कुछ भी नहीं, ठीक है? तो अधिगम के अनुभवों को भी प्रदान करना है। व्यवहार परिवर्तनों के आधार पर फिर मूल्यांकन करना है कि जो हमने उद्देश्य हमारे जो थे और हमने उनको इम्प्लीमेंट किया, छात्रों पर उनका प्रयोग किया, पढ़ा के छात्रों को देखा अच्छी तरीके से, एक नई प्रणाली से, एक नई विधि से, तो कितना व्यवहार में परिवर्तन आया, ठीक है? इसका निर्माण इसका मूल्यांकन करा। अब बात करते हैं मेन जो क्वेश्चन है उसकी, कि मापन और मूल्यांकन दो एक ही जैसी चीज़ें लगती हैं कि मूल्यांकन में भी नंबर देना है और मापन में भी नंबर ही दे रहे थे हम, कि कितना लेंदी है, कितना लंबा है, सड़क कितनी चौड़ी, सड़क कितनी है और ये कितना इसका वेट है या कितना गर्म है, कितना ठंडा है। तो एक नंबर, एक अंक हम प्रदान कर रहे थे और मूल्यांकन में भी हम अंक ही प्रदान कर रहे थे। तो दोनों सिमिलर सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अलग क्या है वो देख लेते हैं। देखिए 2017, 2018, 2019 लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है 3 साल से। तो मापन का जो क्षेत्र है वो है सीमित, छोटा सा है, और मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक, ठीक है? मैंने बताया एक प्रक्रिया है, ठीक है? ये एक प्रक्रिया है लेंथी प्रक्रिया है। मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन जो है वो संभव नहीं है, ठीक है? मापन क्या है कि किसी एक एग्ज़ाम, हमने एक टेस्ट लिया और उसमें कितने नंबर आए, दैट इज़ ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है? दोबारा से देखते हैं कि हमने एक बच्चे से या क्लास में एक टेस्ट लिया, आज टेस्ट होगा बच्चों ने बोला यस, हमने टेस्ट लिया, उसके आधार पे हमने उनको अंक प्रदान कर दिए, ठीक है? ये तो एक ही टेस्ट हुआ, इसको हम मापन बोल सकते हैं, है ना? मूल्यांकन क्या होगा कि हमने पूरा ईयर उनका देखा कि ये टेस्ट के इसका रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड देखा और एक फिर फाइनल जो है हमने उनका कंक्लूजन तैयार किया, दैट इज़ कॉल्ड मूल्यांकन, ठीक है? तो तुलनात्मक अध्ययन वहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है ना? लेकिन मापन में ऐसा नहीं है, हमने आज ही टेस्ट लिया है तो इस बच्चे के अगर 100 में से 90 मार्क्स आए हैं तो हम तुलना किससे करेंगे? 90 आ गए, 90% आ गए, बात खत्म, ठीक है ना? मापन किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता, लेकिन मूल्यांकन में हम ऐसा बोल सकते हैं। मापन का कार्य एविडेंस का एकत्रीकरण करना होता है। मापन मतलब एक एक चीज़ें हम करते हैं मापन में, और मूल्यांकन में हम उन सबको देखते हैं, ठीक है? मापन में साक्ष्य या एविडेंस का को इकट्ठा करते हैं और मूल्यांकन में उनका विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष उनका निकालते हैं। मापन में अधिक श्रम एवं संयम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मूल्यांकन में अधिक मेहनत लगती है और हमें समय आने पर ही उसका कंक्लूजन हम दे पाएंगे, ऐसा नहीं है कि अभी दे दिया, ठीक है? तो मापन पाठ्यवस्तु केंद्रित होता है और मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, ये ध्यान रखना आप, ये मेन चीज़ है भैया। मापन जो है वो पाठ्यवस्तु केंद्रित होता है, कंटेंट केंद्रित होता है, और जो मूल्यांकन है वो ऑब्जेक्टिव केंद्रित होता है। मापन उन निरीक्षणों की ओर संकेत करता है जो अंकात्मक रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत अंकात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के निरीक्षण को स्थान दिया जाता है। मापन शिक्षा का एक आवश्यक अंग नहीं भी हो सकता, लेकिन मूल्यांकन जो है ये एक समग्र अंग है, एक बहुत ही मेन पॉइंट है, ठीक है? मापन एक स्थिति का ज्ञान होता है कि प्रेजेंट करंट का हमने ज्ञान कर लिया, किसी एक स्थिति का, किसी एक पोजीशन का, और जो मूल्यांकन है वो संपूर्ण वातावरण का के संदर्भ में स्थिति का ज्ञान कराता है। मापन में वस्तु कितनी है का उत्तर दिया जाता है,
सुनंदा ने गणित में 56 अंक प्राप्त किए, यह मापन है। मूल्यांकन में वस्तु का क्या मूल्य है? ठीक है, इस सुनंदा ने गणित में 56% अंक लेकर कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ठीक है ना। तो इसका मतलब कक्षा जो है भाई काफ़ी कमज़ोर रही होगी, क्योंकि 56 अंक है ना, हो सकता है 60 में से हो। मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मापन के आधार पर भविष्यवाणी नहीं हो सकती, लेकिन मूल्यांकन में भविष्यवाणी पॉसिबल है। हम देख पाएंगे कि इसका रिकॉर्ड कैसा चल रहा है। बच्चा एक टॉप पे है, हमेशा इसके 90+ नंबर आते हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया, प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि इस बार इसके नंबर इतने आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये है जो है मापन और मूल्यांकन में अंतर, यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन के प्रकार बताइए। तो मापन होता है 2 प्रकार का। पहला आप देख रहे हैं मानसिक मापन। मानसिक मापन है कि आपकी रुचि, आपकी योग्यता, ठीक है, उपलब्धि, बुद्धि, इन सब चीज़ों का मापन। अब इसमें क्या है कि कोई फिक्स पॉइंट हम नहीं कह सकते कि क्या है कि यहाँ 0 है और यहाँ से आपकी बुद्धि का लेवल इतना है। ठीक है, ये एक क्या है कि आप आइडिया लगा सकते हैं, है ना, ये फिक्स नहीं हो सकता। इसमें आंशिक मापन ही संभव है। ठीक है दोस्तों, सो इसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता, इकाइयाँ समान नहीं होती। ठीक है, दूसरा गुण जो है ये आंशिक मापन ही यहाँ पे संभव हो पाता है। और सेकंड मैंने क्या बताया था, भौतिक मापन। भौतिक मापन में ये है कि सिंपल कि आपकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका वेट कितना है, तो फिक्स आप एक वैल्यू यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमेशा शून्य से चलता है कि इसकी हाइट 5 फीट जो है 5 फीट 6 इंच है, या 6 फीट 2 इंच है, इस टाइप से है कुछ भी, तो कहाँ से, एक रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, सो ये है भौतिक मापन और मानसिक मापन। ठीक है, ये 2 प्रकार के मापन होते हैं, याद रखना। स्तर होते हैं 4 प्रकार के, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम शैक्षिक मापन के प्रमुख कार्यों की विवेचना करते हैं। कौन कौन से कार्य हैं, तो 6 कार्य हैं यहाँ पे, 6 तरह के कार्य आपको देखने को मिलेंगे। एक है वर्गीकरण, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श और निदान एवं अन्वेषण। ठीक है, तो वर्गीकरण में हम क्या करते हैं कि परिणामों के आधार पर छात्रों को विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। पूर्व कथन होता है कि शैक्षिक मापन द्वारा ये बुद्धि, लब्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि का मापन करके छात्र के भावी कार्यक्रम हेतु भविष्यवाणी की जा सकती है। तुलना, मापन द्वारा प्राप्त परिणामों के द्वारा विभिन्न छात्रों के मध्य उनमें आपस में तुलना की जा सकती है, इसके नंबर इससे ज़्यादा है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है। परामर्श व निर्देशन, तो जो हमें रिजल्ट मिला है ना, छात्रों का शैक्षिक व्यवसाय के क्षेत्रों में मार्गदर्शन करना शैक्षिक मापन का एक प्रमुख कार्य है। जैसे कि ऐसा होता ना कि भाई इतने परसेंटेज आए, तो बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर कहाँ एडमिशन लूँ, कौन से कोर्स में जाना चाहिए, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। निदान, डायग्नोसिस, तो जो अधिगम करने में छात्र को जो कठिनाई आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, उनको देख करके उनका निदान के लिए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया जो है यहाँ पे अपनाई जाती है कि हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख पाए। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में जो आता है वो आता है आपका अन्वेषण। शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार के शोध एवं अनुसंधान कार्यों के में मापन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, सो ये है शैक्षिक मापन के प्रमुख कार्य। ठीक है, जो मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट है थोड़े से, आप इनको देख लेंगे एक बार देखने से ही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम मूल्यांकन के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, या मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, अभी मापन में प्रश्न पूछण की भूमिका क्या है, प्रतिपुष्टि कीजिए। 2018-2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि छोटे करके, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न भी इससे बन सकता है कि मापन के जो है 2 कार्य बताइए, है ना, या मापन के 4 कार्य बताइए, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे, जरूरी नहीं सारे आपको याद हो जाएं, बस इनसे आपको आइडिया लेना है कि हाँ कैसे मुझे लिखना है। तो प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों की योग्यता हम टेस्ट लेते हैं, तो मूल्यांकन करते हैं। ये उसका कार्य है कि ये पता लगाना कि हाँ ये कौन से सेक्शन में हम इसको एडमिशन दे सकते हैं, इसकी रुचि, रुझान, उसकी अभिरुचि किधर है। प्रवेश के बाद उसकी बुद्धि, व्यक्तित्व का मापन करके उन्हें फिर सेक्शन में डिवाइड करना। ठीक है, एक तो स्ट्रीम होगी कि भाई ये मैथ्स ले सकता है, ये बायो ले सकता है, ये कॉमर्स ले सकता है, ह्यूमैनिटीज़ ले सकता है। उसके बाद में कि अगर मैथ्स ले लिया तो उसके वर्ग, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना, मैथ के 3 सेक्शन हैं, बायो के 3 सेक्शन हैं, इस टाइप से सेक्शन में उनको डिवाइड करना। समय समय पर छात्रों के शिक्षण के प्रभाव का पता लगाना। ठीक है, और शिक्षण अधिगम को और अच्छा बनाने के लिए उनको उनका मार्गदर्शन करना। समय समय पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का मापन एवं मूल्यांकन करना, और उन्हें पृष्ठ पोषण, मतलब फीडबैक प्रदान करना कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम
बुरा कर रहे हो, तुम्हें यहाँ सुधार की आवश्यकता है, तुम्हें इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, ये सब कराना। समय समय पर छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों की जानकारी देना कि भैया मोबाइल मत चलाओ, ज़्यादा मूवीज़ मत देखो, गाने मत सुनो ज़्यादा, लिमिटेड टाइम में ही इनका उपयोग करो, जब बिल्कुल आप खाली हो, जो कि कभी आप होते नहीं हो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गई और आपने पढ़ाई बंद करके वो चला दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे यहाँ पे जो कार्य हैं इनको आप देख लेना एक बार, एक एक ही बार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं इस वीडियो में इसके बारे में आपको। और उन सब चीज़ों को पढ़ के अगर आपने सीख लिया है तो आप कार्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कार्य हैं, इन सब का एक ही मेन मोटिव है कि अधिगम को और प्रभावशाली बनाना, ठीक है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट बनाना है, ज़रूरी नहीं कि यही लैंग्वेज आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो रट्टाफाई मत करना, समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं मूल्यांकन और परीक्षा में क्या अंतर है। मूल्यांकन, हम परीक्षा देने के बाद मूल्यांकन होता है, आपको पता होगा, तो उनमें डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मेन डिफरेंस जो है, मूल्यांकन जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, ठीक है, क्योंकि बहुत वाइड जो है इसकी रेंज है। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके का है, जबकि परीक्षा सिर्फ स्कूल के अंदर ही होती है। सो उसको हम सिर्फ औपचारिक कहेंगे, ठीक है। तो परीक्षा एक औपचारिक प्रणाली है और मूल्यांकन औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह की प्रक्रिया है। परीक्षा की प्रक्रिया प्राचीन मानी जाती है और मूल्यांकन को आधुनिक प्रत्यय मानते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं और ये एक शोध प्रणाली है एक तरीके से, ठीक है। अनुसंधान चल रहा है, यहाँ पे रिसर्च चल रही है कि बच्चों को और कैसे अच्छे तरीके से सुगमता से पढ़ाया जाए, ताकि उनका जो लेवल है, वो स्तर है, जो वो ऊपर उठ सके। परीक्षा के द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्षों का मापन अधिक किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, ठीक है। हाँ, थर्ड पॉइंट रह गया था, मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है, जबकि परीक्षा एक निश्चित समय अंतराल पर कराई जाती है और केवल एक निश्चित समय के लिए। 5 नंबर, मूल्यांकन एक गुणात्मक प्रक्रिया है, मतलब क्वालिटेटिव, गुणात्मक, गुणा मल्टीप्लाई नहीं, क्वालिटी, ठीक है। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, ठीक है, गुण वाली। और परीक्षा एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। परीक्षा में लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक स्वरूप प्रयोग किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में इसके अतिरिक्त निरीक्षण, अनुपस्थिति, साक्षात्कार, अन्य बिहेवियरल, उनका बिहेवियर भी चेक किया जाता है। परीक्षा के द्वारा विशिष्ट योग्यताओं का मापन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन से व्यापक गुणों का बोध होता है। परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे मूल्यांकन और परीक्षा में क्या अंतर है, वो सब चीज़ें, ठीक है। और एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पे हम लुक देखते हैं, क्या देखते हैं, देखेंगे कि मापन और मूल्यांकन के संबंध, ठीक है। एक फोटो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो हमने अंतर देखा था, मापन मूल्यांकन में अंतर जो देखा था, उसको आप पढ़ना और उसके बाद इस फोटो को देखना, आपका जो आंसर है वो और भी चमक उठेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे बात की जा रही है इनके संबंध के बारे में, ठीक है। तो मापन से हमें एक तरीके से ये मान लीजिए, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि मापन से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कितनी है, मतलब हाउ मच, क्वांटिटी, ठीक है। वही कितने नंबर आए, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी हमें पता लग रही है। और जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि यह वस्तु कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, ये हमें यहाँ पे मूल्यांकन से पता लगता है। जो जिस फोटो के मैं बात कर रहा था, एक तो ये देखिए, ये बना सकते हैं आप आंसर में कहीं पे भी, चाहे डिफरेंस में, चाहे अलग से, चाहे जैसे भी, ठीक है ना। मूल्यांकन मात्रात्मक, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। और मूल्यांकन क्या होता है, ये नीचे देखिए, मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण, ठीक है ना। अब ये फोटो आप बना सकते हैं, ये देखिए, बड़े वाला जो यहाँ पे जो गोला है, ये इवेल्युएशन का है, मतलब इसका जो क्षेत्र दिखाया गया है वो ज़्यादा दिखाया गया है, जबकि मापन का क्षेत्र जो है ना कम दिखाया गया है। तो मापन इसके अंदर बनाना है, क्योंकि अलग तो है नहीं। मूल्यांकन जो है मापन से मापन जुड़ जुड़ के मूल्यांकन करते हैं, ठीक है भाई। मापन 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 मापन, बहुत सारे मापन करके हम क्या करते हैं, फिर उनका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसके अंदर ही गोला बनाना है। इस अंदर गोले का भी मीनिंग है, मतलब ऐसे नहीं बना दिया, जो मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, निर्भर, हाँ, मूल्यांकन जो है मापन जो है मूल्यांकन पर निर्भर होता है, ठीक है। सही शब्द नहीं मिल रहा था भैया। अच्छा, सो ये आपके आंसर को और थोड़ा अच्छा बनाएगा और एग्जामिनर को थोड़ा और बढ़िया लगेगा देखने में। अब बात करते हैं दोस्तों, मौखिक परीक्षा किसे कहते हैं। मौखिक परीक्षा आपने बहुत ही होगी, टीचर क्लास में आया, किसी भी बच्चे से पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मौखिक परीक्षा, बस उठना है, खड़े होना है, टीचर क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों को आंसर
देना है, ठीक है ना। ये बहुत सरलतम विधि है कि कितना आपने सीखा और बहुत कम समय में किसी भी दिन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि ये देखिए इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, गुणों से ही आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की भी नीड नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है मौखिक परीक्षा क्या होती है। सो गुण देख लीजिए, आपको उत्तर लिखने का एक तरीका मिल जाएगा कि लिखना कैसे कैसे है। तो मौखिक परीक्षा में लचीलापन अधिक होता है, परीक्षक या फिर टीचर जिस ढंग से प्रश्न पूछना चाहे उस ढंग से प्रश्न पूछ सकता है। अगर बच्चे को एक बार में प्रश्न समझ नहीं आ रहा तो दोबारा उसकी लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। मौखिक परीक्षा में छात्रों को उत्तर लिखने में लगा समय जो है ना, भाई कोई समय लगता ही नहीं है, मुंह से बोलते ना फटाक से, ठीक है। अपनी बात आप समझा भी सकते हैं, अगर आप शब्दों में नहीं लिख पाए तो समझा सकते हैं। शिक्षकों को भी प्रश्न पत्र निर्माण करने में लगा समय बच जाता है, पेपर का जो वेस्टेज होता है एक तरीके से अगर हम वेस्ट माने उसको, ठीक है, तो वो भी बच जाता है। प्रश्नों की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए शिक्षकों को कोई अलग से प्रावधान करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई अब पेपर को यहीं लीक ना हो जाए, कहीं यहाँ रख दो वहाँ रख दो, इस टाइप से सील लगा दो फलाना कर दो। इसमें शिक्षकों को उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में निहित भीषण एवं उबाऊ कार्य नहीं करना पड़ता, भाई मूल्यांकन भी नहीं करना, ठीक है, ऑन द स्पॉट फैसला है, या तो आज लठ बजेगा या तो आराम से बंदा बैठ जाएगा, बस दो ही यहाँ पे चीज़ें होती हैं, कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। छात्रों को मौखिक परीक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं करनी, पेन वैन पेपर वेपर कोई खरीदना नहीं है, कोई विशेष तैयारी नहीं करनी, गए और टीचर ने कहा गेटअप खड़े हो जाओ और शुरू हो जाओ, ठीक है। अब इसके कुछ दोष देख लेते हैं कि इसमें यह है कि भाई सबको बराबर टाइम नहीं मिल पाता, 2-3 क्वेश्चन से आपको ये नहीं देखा जा सकता कि मान लिया 2-3 क्वेश्चन पूछे वही आपको नहीं आते बाकी आपको आते हैं तो आपका फीडबैक नेगेटिव चला गया, ठीक है कि नहीं। मौखिक परीक्षा में छात्र जो है ना अक्सर क्या है कि घबरा जाते हैं, ठीक है, और अगर टीचर है ना कि बहुत गुस्सैल टाइप है टीचर, लग रहा है बच्चे को कि मारेगा, तो अब जो आ रहा है वो भी भूल जाएंगे, तो यहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। मौखिक परीक्षा उन छात्रों की संपन्न नहीं की जा सकती जिनमें किसी प्रकार का भाषा संबंधी दोष होता है, जैसे कि मैं कहूँ हकलापन होता है कि मान लिया बहुत देर देर में या नहीं बोला जा रहा, ठीक है, मान लिया चलो गूंगा ही है बच्चा, अब मौखिक परीक्षा नहीं ली जा सकती, ठीक है ना, लेकिन लिखित परीक्षा वो दे सकता है। अब मौखिक परीक्षा में शिक्षक अपना पूर्वाग्रह पक्षपात आदि दिखाने का भी मौका मिल जाता है। यहाँ पे किसी छात्र ने कुछ बोला, नहीं गलत है बैठ, तू नहीं बैठ नहीं मतलब इधर आके मुर्गा बन जा, ठीक है कि नहीं। तो ये था मौखिक परीक्षा। अब चलते हैं हम किधर चलेंगे भैया, आगे ही चलेंगे, जाहिर सी बात है। इसको कर लेते हैं जूम इन जूम आउट। ये देखिए खुली किताब परीक्षा बहुत बढ़िया, हमारे समय में ऐसा नहीं होता यार, बड़ी परेशानी है। खुली किताब परीक्षा में ये है कि अगर आपको किताब की ज़रूरत है तो आप ले जा सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब शिक्षक यह चाहते हैं कि छात्र बताए गए तथ्यों को सिर्फ याद ही नहीं रखें बल्कि उनका सही सही प्रयोग करना भी सीखें, ठीक है, तब खुली किताब परीक्षा हमारे यहाँ नहीं करवाई जाती, बस ये इस किताब में ही ये टॉपिक है ना। जब शिक्षक ये चाहते हैं कि छात्र यह सीख ले कि एक समय सीमा के भीतर संदर्भ सामग्रियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तब खुली किताब परीक्षा करवाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और अब आता है पॉइंट, यहाँ पे सबसे ऊपर की लाइन में देखेंगे बंद किताब परीक्षा लिखा हुआ है, जो कि परीक्षाएं आप देते हो, जो परीक्षाएं आपकी बीएड की हो रही हैं या होंगी, वो बंद किताब परीक्षा है जिसमें आप कुछ नहीं ले जा सकते। आपको एक आंसर शीट मिलेगी, आप पेन ले जा सकते हैं, आपको अपने दिमाग में जो याद है वही लिखना है, ठीक है। ये बंद किताब परीक्षा है। तो इबेल जो है यहाँ पे, एक इबेल का नाम है 1991, इन्होंने बोला है कि अगर आपको ये जानना है कि बच्चे ने कितना सीखा तो बंद किताब परीक्षा जो है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू खुली किताब परीक्षा, ठीक है। तो इबेल ने इसका पक्ष लिया है। अब नेक्स्ट आता है 2017 2018-19 में पूछा गया है ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि आजकल चल रहा है CGPA वगैरह, ठीक है। तो ग्रेडिंग सिस्टम आपको पता ही है क्या होता है ग्रेडिंग सिस्टम, कि भाई ग्रेड दिए जाते हैं मूल्यांकन के बाद, वहाँ पे कोई परसेंटाइल नहीं होता है, सिर्फ ग्रेड रहता है ना। अब इन्हीं के बेस पे हम बताते हैं कि भाई किसने जो है कितने अंक प्राप्त किए, परसेंटाइल भी होता है, ऐसी बात नहीं, परसेंटेज भी होता है, लेकिन रिजल्ट में जो है ना वो ग्रेड ही आता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी नीति चल गई, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि फटाफट से आपको पढ़ना है और सभी को पता है, क्योंकि अभी ग्रेडिंग सिस्टम वाले ही होंगे आप लोग भी ज़्यादातर, ठीक है। नहीं आप लोग तो बीएड में हैं तो शायद अभी नहीं होंगे, आप परसेंटेज वाले होंगे, नए जो बच्चे आ रहे हैं वो सब ग्रेडिंग सिस्टम वाले हैं, ठीक है दोस्तों। सो ग्रेडिंग सिस्टम जो है सिंपल, इसमें ग्रेड देना है, ऐसे ही करके आपको लिख देना है, 1-2 टेबल बना देनी है GPA की CGPA की, ठीक है ना।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे पृष्ठ पोषण। फीडबैक इसको बोलते हैं। फीडबैक आपने बहुत बार फीडबैक दिया होगा। फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं, वो भी बोलते हैं कि सर मैसेज आएगा, फीडबैक देना। कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं, वो भी बोलते हैं कि सर मैसेज आएगा, इस पर फीडबैक अच्छा देना। बाइक सर्विसिंग कराते हैं, वो भी बोलते हैं आपको कॉल करके कि सर सर्विसिंग कैसी हुई। ठीक है, आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स यहाँ पे हमें नंबर देना चाहेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक, है ना। किसी व्यक्ति के किसी कार्य के लिए जो भी हम अच्छी या बुरी राय देते हैं उसी को फीडबैक बोलते हैं कि हाँ भैया आपने अच्छा किया या आपकी में ये त्रुटि थी, ये कमी थी। दैट इज कॉल्ड फीडबैक। और फीडबैक होता है दो तरीके का, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना। पॉजिटिव, जैसे कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो पॉजिटिव, ठीक है, और कुछ गड़बड़ हो गई तो नेगेटिव है, बेकार था, ऐसे बोलते हैं ना। कुछ भी चीज़ करने के बाद में आप एक कोई सॉन्ग ही सुनेंगे, सॉन्ग सुनने के बाद में बेकार सॉन्ग है, बंद कर भाई इसको। दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक, है ना। और फीडबैक ये है कि किसी व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। सो बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा टॉपिक है। किसी व्यक्ति को उसके कार्य निष्पादन के विषय में समय समय पर सूचित करना कि वह कैसा कर रहा है, पृष्ठ पोषण कहलाता है। एक लाइन की डेफिनेशन है, इसमें आप 20 लाइनें लिख सकते हैं। हमारा काम है आपको 100% कंटेंट प्रोवाइड करना, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों। ये देखिए तालिका भी यहाँ पे बनी हुई है। इस टाइप से आप जो है यहाँ पे तालिका का जो निर्माण है वो आप कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से दिखाने के लिए, है ना। ग्रेड दिखाने के लिए कि विशिष्ट है, अति उत्तम है, उत्तम है, औसत है, निम्न है, निकृष्ट है, आकृतिक विकृष्ट है। ठीक है ना। सो यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है, उनके लिए अंक भी है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस टाइप से आप बता सकते हैं। समझाना है सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू, बाकी कुछ नहीं है। सो गाइस, वीडियो को फिनिश करते हैं। वीडियो हो गई थी काफ़ी लेंदी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई भी यहाँ पे समस्या है या मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे भी पता चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि टीचर को सब कुछ आता है, वो भी सीखता रहता है धीरे 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 धीरे, और बोलने में और ये सब चीज़ों में गलतियाँ भी हो जाती हैं। ठीक है ना। तो आप, मेरा मकसद है कि आप सिर्फ अच्छी चीज़ों को मुझसे ग्रहण करें, गंदी चीज़ों को ग्रहण मत करें, है ना। गुरु मतलब मैंने सुना था ये सेंटेंस, अब बोलें कहाँ से भाई, किसी न किसी का चिपकाना पड़ता है। तो रामायण अभी जो चली थी लॉकडाउन में, ठीक है ना, तो उसमें ये सुना था कि राम जी को बोल रहे थे उनके गुरु कि भाई मेरे गुण आप ले लें और गुण को न लें, है ना। इसी टाइप से वो अच्छी बात भी है, ये सच्चाई भी है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय। सो गाइस, वीडियो को फिनिश करते हैं, काफ़ी लेंदी हो गई है, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। मार्क्स नहीं कटना चाहिए भैया। कहीं से भी पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, कि 100% भरोसा मुझ पर ही करो। मैं तो बस एक हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी अगर कोई भी हेल्प हो पाए। सो क्योंकि किसी को किसी का समझाया पसंद आता है, किसी को किसी का, ठीक है। कोई टॉपिक अच्छा समझा देता है, कोई टॉपिक अच्छा समझा देता है। सो अगर एक भी टॉपिक आपकी समझ में आता है, सो ये वीडियो बनाना रहेगा सफल। टिल देन गाइस, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। मैक्सिमम मार्क्स गेन करते रहें, मजे करते रहें।